फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपने पास सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन के अंदर अपन ने काफी टॉपिक कर लिए थे। इससे पिछली कॉलम्सों के अंदर आपने विलियन की जो मात्रक इकाइयां वगैरह थी, आपकी जैसे नॉर्मलता है, फॉर्मलता वगैरह है, मोलरता वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम हेनरी का नियम भी आपको बता दिया गया था, ठीक है भाई, जिसमें हेनरी के नियम की लिमिटेशन हो गई थी। लिमिटेशन के अलावा उस नियम के आपको कुछ उपयोग भी बता दिए थे और साथ में एक टॉपिक शुरू किया था। आपको मैंने कहा था तो अपने को ये पढ़ना है, वो है द्रव द्रव विलयन में वाष्पता। क्या पढ़ना है? द्रव द्रव विलयन में वाष्पता, ठीक है भाई। द्रव द्रव विलयन में इसके बारे में वाष्पदाब के बारे में अपने को चर्चा करनी है। एक छोटी सी वाष्पदाब की अवनमन की परिभाषा बताने के बाद मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक के अंदर भी अपने को क्या है, एक नियम पढ़ना है। वो नियम कौन सा था? रावल का नियम, या कौन सा है? रावल्ट का नियम आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो पहला कौन सा है आपके? रावल का नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो रावल का नियम है या जो रावल्ट का नियम दिया गया है, आपको दो बातों के अंतर्गत इस नियम को पढ़ना है। यानी अपन इसके दो भाग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपको ये नियम पढ़ना है वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। पहला किसके लिए पढ़ना? आपके वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए रावल का नियम, ठीक है भाई। तो पहला कौन सा है आपके? वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए क्या पढ़ना है? रावल का नियम पढ़ना है। कुछ नहीं, बहुत सरल नियम है। वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए किसका नियम है? रावल का नियम आपके होता है, ठीक है। क्या नियम है? छोटी सी डेरिवेशन है और इसमें कुछ नहीं है, जिसको अपने को ध्यान से समझना है। तो पहले आपको बता देता हूँ नियम क्या है। देखिए, निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में, देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या कह रहा हूं मैं आपके? निश्चित टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? निश्चित टेम्परेचर पर यदि किसी विलयन के अंदर कैसा पदार्थ घुला हुआ हो? वाष्पशील पदार्थ घुला हुआ हो। कैसा घुला हुआ हो? आपके वाष्पशील पदार्थ अगर विलय हो तो आपको बता देता हूं उस विलयन का जो आपके आंशिक दाब है, या उस वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब है, वो किसके मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है? मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, रावल का नियम वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए क्या होता है? निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ विलय हो, यानी जो विलेय पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ विलय हो तो उस वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब है वो किसके? आपके मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती आपके होता है। उसका जो आंशिक दाब है वो उसकी मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती आपके होता है, ठीक है भाई। जैसे हेनरी के नियम भी पढ़ा था, विलेयता और दाब आपस में क्या थे? समानुपाती थे। तो यहाँ क्या है? दाब की जगह आंशिक दाब है और आपके क्या है? मोल भिन्न आपके होती है। अब देखिए, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, वो आप ध्यान में रखें किस तरह से। देखिए, माना किसी विलयन के अंदर आपके दो अवयव घुले हुए हैं, दो वाष्पशील अवयव घुले हुए, मान लीजिए ए और बी। क्या घुले हुए? अभी आपके दो अवयव ए और बी घुले हुए हैं। माना किसी विलयन में, दो अवयव कौन कौन से घुले हुए हैं? आपके ए व बी घुले हुए। ध्यान से समझना बात को। दो अवयव कौन से घुले हुए हैं? ए व बी घुले हुए। अब आपको मैं कहूं इन ए व बी के जो आंशिक दाब है, जैसे इन दोनों के जो आंशिक दाब है, मान लीजिए ए का आंशिक दाब पी ए है और बी का आंशिक दाब मान लीजिए क्या है? पी बी है। ए का आंशिक दाब क्या है? पी ए, और बी का आंशिक दाब बेटे क्या हो गया? पी बी हो गया। इसी तरह से आपको मैं कहूं इनकी जो मोल भिन्न है, इनकी जो मोल भिन्न है वो मान लेते हैं इसकी एक्स ए है और इसकी क्या है? एक्स बी है। दो अवयव हो गए आपके ए और बी। ए का आंशिक दाब क्या? पी ए, और इसकी मोल भिन्न क्या है? एक्स है। इसी तरह से बी का आंशिक दाब क्या है? पी बी है और इसकी मोल भिन्न क्या है? आपके एक्स बी है।
अब रॉबर्ट ने क्या कहा था भाई, ये आपस में क्या होते हैं, समानुपाती, यानी आंशिक दाब मोल भिन्न के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA। PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA हो जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको PA बराबर P0 A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका XA, ठीक है भाई। PA समानुपाती X हो गया, PA बराबर P0 A क्या हो गया, XA हो जाता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपन लोग 1, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आ जाओ B अवयव के लिए, तो B अवयव के लिए क्या हो जाएगा, PB समानुपाती क्या हो जाएगा बेटे, XB हो जाएगा, और PB बराबर क्या हो जाएगा, P0 B XB हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, 2 हो गई। ये तो होगी अवयव A के लिए, और ये हो गई अवयव B के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, यहाँ पर आपके P0 A व P0 B जो है ना, ये क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। ये क्या है आपके, समानुपाती क्या है, स्थिरांक। समझ गए बात को, P0 A और P0 B क्या है, समानुपाती क्या है, स्थिरांक है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात। अब देखिए, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको 11वीं क्लास में ले जाना चाहूंगा। आपको 11वीं क्लास में एक नियम बताया गया था, डाल्टन का नियम। क्या बताया जाता है, डाल्टन का नियम। क्या कहता है, डाल्टन के नियमानुसार किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मोल भिन्न जो होती है ना आपके, या उनका जो आंशिक दाब होता है, वो हमेशा कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कह रहा है डाल्टन, डाल्टन के नियमानुसार, आपको नियम या लिखने की जरूरत नहीं है, डाल्टन के नियमानुसार किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों का जो आंशिक दाब होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है, कुल दाब के बराबर होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं P बराबर क्या है, PA प्लस क्या होता है, PB। यानी आंशिक दाबों का योग किसके बराबर होता है, कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3। देखो इस नियम में एक दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे एक डाल्टन का नियम है। अभी एक बात और बताऊंगा, तो P बराबर क्या हो गया, PA प्लस क्या हो जाता है, PB आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे भी, बोलिए आगे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1 व 2 का क्या रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, ठीक है। तो मान रखोगे तो बोलो भाई, P बराबर क्या है, बोलिए, PA किसके बराबर है, PA है P0 A XA के बराबर। ये P0 A ये XA प्लस PB किसके बराबर है, PB है P0 B XB के बराबर। ये P0 B ये किसके बराबर है, XB के बराबर है। क्या किया, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से क्या रख दिया बेटे, अपन ने मान रख दिया। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपके मान रखा, तो क्या है समीकरण आया, P बराबर P0 A XA प्लस P0 B XB अपने आ जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ, अब आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन कंपटीशन में आपके पूछी गई। क्या कहा, क्या लाइन है, क्या आपके कह सकते हैं स्टेटमेंट है। देखो, किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मोल भिन्नों का जो योग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी आपको ये 11th में भी पढ़ाया जाता है, XA प्लस XB बराबर हमेशा क्या होता है, 1। ये स्टेटमेंट बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है। किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मोल भिन्नों का योग कितना होता है, तो समस्त अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होता है बेटे, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई, XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। यानी किसी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मोल भिन्नों का योग क्या होता है, 1। अब अगर मुझे यहाँ पर XA ज्ञात करना होता, तो XA बराबर क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता XB, उधर ले जाओ, 1 माइनस क्या हो जाता XB।
एक्स ए बराबर क्या हो जाता 1 माइनस क्या हो जाता है एक्स बी आपके हो जाता है। क्या करोगे एक्स ए का मान यहां पर रख दीजिए आप लोग एक्स ए की जगह, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपके P नॉट ए और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी और प्लस क्या है P नॉट बी ये आपका एक्स बी, इसको इससे गुणा कर दो तो P बराबर P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी और प्लस क्या है P नॉट बी एक्स बी। ठीक है भाई, ये आपका रावल्ट का नियम आपके हो जाता है और ये छोटी सी क्या है आपके इसकी डेरिवेशन हो जाती है। फिर से समझ लीजिए क्या कहा था रावल्ट ने उसने कहा था आंशिक दाब मूल भिन्न के क्या होता है समानुपाती। किसके लिए पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सरल डेरिवेशन है P नॉट ए समानुपाती एक्स है और ये एक समानुपाती स्थिरांक जिसको किससे बता दिया P नॉट ए से। इसी तरह से किसके लिए ले लिया बी अवयव के लिए ले लिया और दो स्टेटमेंट ध्यान रखना, एक तो डाल्टन का नियम किसी भी मिश्रण में उपस्थित आपका जो प्रत्येक अवयव है उनका जो आंशिक दाब है वो किसके बराबर होता है कुल दाब के बराबर। समीकरण 3 में मान रख दिए और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान रखें कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की जो मूल भिन्नों का योग है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, समस्त अवयवों की जो मूल भिन्न है वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर आपके होती है। तो ये तो हो जाता है आपके रावल्ट का नियम, किसके लिए वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। अब इसमें देखो एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ कैसा बनता है देखो समानुपाती कह रहा है, तीनों चीजें मैं शामिल कर लूंगा, तीनों चीजें कुल दाब अवयव ए का और अवयव बी का। तो इस तरह से एक ग्राफ आपके बनता और ये ग्राफ आपको 3 बार बनाना है। 3 बार कहाँ कहाँ आएगा बता दूंगा मैं आपके अभी। जैसे मान लीजिए आपकी ये ग्राफ जो अपन बना रहे हैं ये बना रहे हैं मूल भिन्न, किस किसके बीच में है मूल भिन्न और ये आंशिक दाब। आंशिक दाब या वाष्प दाब भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना, तो सीधा ग्राफ आपके बनता है। जैसे मान लीजिए आपके ये अवयव ए के लिए ले लिया, ये अवयव बी के लिए ले लिया, एक ही ग्राफ में मैंने आपको बना दिया है। ये अवयव ए और ये अवयव किसके लिए बी के लिए और ये आपका क्या हो जाएगा कुल दाब। क्या हो जाएगा ये क्या आ जाएगा आपके कुल दाब के लिए आ जाता है। ये क्या हो जाएगा P बराबर P ए प्लस P बी आपके हो जाता है। ये मान लीजिए P ए के लिए है और ये किसके लिए है आपके P बी के लिए आपके ग्राफ होता है। तो देखो एक के ग्राफ पर ध्यान करो, जैसे मान लीजिए P ए के लिए कर रहे हो तो रेखा कैसी बन रही है सीधी है। ठीक है ना भाई, और P बी के लिए भी क्या है आपकी सीधी रेखा होती है और ये क्या है कुल दाब है। अब देखिए मैं बार बार नहीं बढ़ाऊंगा, यही ग्राफ क्या होगा जैसे इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन वो भी रावल्ट के नियम पर ही आधारित होता है। उस समय क्या चेंज होगा, आदर्श विलयन जो और अनादर्श विलयन है उसमें क्या होता है एक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन आता है। तो जब धनात्मक पढ़ोगे ना तो उस समय ध्यान रखना ये ग्राफ होगा ऊपर की तरफ। कहाँ होगा ऊपर की साइड। जैसे ये लाइन बना रखी है ना इसको अपन ये ऊपर की साइड में बनाएंगे, ये लाइनें सारी क्या बनेगी ऊपर की साइड में। और जब ऋणात्मक बनाएंगे तो क्या बढ़ेंगी ये नीचे की तरफ बढ़ेगी, बस इतना ही फर्क है। धनात्मक में ऊपर की तरफ और ऋणात्मक विचलन में क्या बढ़ेंगी ये लाइनें नीचे की तरफ आपके बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा ग्राफ इसके अंदर आपके होता है। अब देखिए आपको मैं बताऊं ये तो था रावल्ट का नियम किसके लिए भी वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। ठीक है ना, अब थोड़ा सा कई बार वैसे तो देखो पुरानी किताबों में जाए तो रावल्ट का नियम ये एक ही बताया हुआ है, लेकिन आपकी जो नई बुक है उसमें क्या है इसको अलग अलग पार्ट कर दिए। एक तो बताया था वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए जो मेन है ये आपको रावल्ट का नियम पूछे तो ये लिखना होता है। दूसरा जो आता है वो आता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। किसके लिए आता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए रावल्ट का नियम, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए रावल्ट का नियम। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल जाता है कि यदि निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ विलय, कैसा पदार्थ विलय हो आपके
थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ध्यान रखना। अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर हो, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो उस समय आपको बताऊं इसका जो वाष्प दाब है ना, इसका वाष्प दाब या आंशिक दाब किसी एक अवयव के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। जैसे अवयव दो होते हैं ना, ए और बी, वाष्पशील विलेय पदार्थों में तो दोनों अवयव काम करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ में सिर्फ क्या होता है, अवयव ए पर आपके निर्भर करता है। फिर से सुनिए, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ विलेय हो तो उस समय आपके इसका जो वाष्प दाब है किसी एक अवयव पर निर्भर करता है, किसी एक अवयव पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरे अवयव का जो आंशिक दाब है वो क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्प दाब किसी एक अवयव की आपके आंशिक दाब पर निर्भर करेगा, दूसरे का क्या माना जाता है, नगण्य। अब आपको जब इसकी डेरिवेशन करनी होगी, देखो अभी वाष्पशील पदार्थों के लिए ए और बी दोनों के लिए की थी ना, इसमें सिर्फ किसी एक अवयव के लिए करनी है। तो एक अवयव के लिए करनी है तो पी ए समानुपाती क्या ले लो, एक्स बी ले लो, सेम डेरिवेशन हो, पी ए समानुपाती एक्स बी। ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको किससे बताते हैं, पी नॉट ए, ये आपके सॉरी ये एक्स बी नहीं, ये एक्स ए, ठीक है भाई। पी ए समानुपाती एक्स ए, तो पी ए बराबर पी नॉट ए, ये क्या हो गया, एक्स ए, ठीक है भाई। ये एक अवयव, बी अवयव का नहीं करना आपको। अब अपन सब जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है, और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। मान रख दीजिए, मान रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके, ये पी ए बराबर पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। गुणा करो भाई, पी ए बराबर एक से करोगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, सिर्फ एक अवयव के लिए कर रहा है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स 1 माइनस एक्स बी, गुना करोगे ये। अब यहाँ क्या करता हूँ, छोटा सा पक्षानांतरण करता हूँ, ठीक है भाई, क्या करता हूँ, पक्षानांतरण करता हूँ, पी ए को उधर ले जाता हूँ, पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, क्या जाएगा, पी ए को उधर ले गया, प्लस का माइनस का, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। अब अगर एक्स बी ज्ञात करना होता तो एक्स बी बराबर क्या हो जाता, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट क्या आ जाता, ए आपके आ जाता। ये होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। किसके लिए होता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। यानी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर मिला हुआ है तो उसका वाष्प दाब जो है वो सिर्फ किसी एक अवयव के आंशिक दाब पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरे अवयव का आंशिक दाब क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो ये रावल्ट का नियम बेटे दो के लिए, पहला मेन इंपोर्टेंट तो वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखें और सवाल जब पूछे तो उस हिसाब से जवाब देना है। जैसे आपको पूछेगा रावल्ट का नियम वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लिखिए या अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लिखिए, तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है, इसका जवाब देना, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है द्रव द्रव विलयन में वाष्प दाब, और आपका क्या हो जाता है, दो नियम, ठीक है। रावल्ट का नियम वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए और किसके लिए भाई, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए। अब देखिए, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्श विलयन, और कौन सा आपके, अनादर्श विलयन, ठीक है भाई। आदर्श विलयन और कौन सा है भाई, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और कौन सा है, अनादर्श विलयन आपके होता है। देखो एक पढ़ाऊंगा, एक अपने आप करना पड़ेगा। कैसे, अभी सारा चीज समझा दूंगा मैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन अपन जब लैब में बनाते हैं तो बनाया गया विलयन कैसा है, आपका आदर्श विलयन है कि अनादर्श विलयन। तो आज अपने पास सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वो कौन सा है, आदर्श विलयन। आज आपको आदर्श विलयन पढ़ाता हूँ, अनादर्श बाद की बात है, ठीक है। देखिए आदर्श विलयन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, वह विलयन जो सभी तापदार की परिस्थितियों में,
क्या कहा मैंने? वह विलयन जो सभी ताप दाब की परिस्थितियों में रावल्ट के नियम का पालन करे। और सरल परिभाषा है इसकी, वह विलयन जो सभी ताप दाब की परिस्थितियों में रावल्ट या रावल के नियम का क्या करे? पालन करे। ठीक है भाई, वो विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। वह विलयन जो सभी ताप दाब की परिस्थितियों में किसका? आपके रावल्ट के नियम का पालन करे, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो 4 पॉइंट बताना है आपको आदर्श विलयन के लिए। यूं कह दो 4 पॉइंट या 4 शर्तें आपको क्या है? बतानी होती है। ठीक है भाई, वो 4 शर्तें कौन कौन सी है वो ध्यान से समझनी है। देखिए, सबसे पहली शर्त होती है रावल के नियम का पालन करें। ठीक है, सबसे पहली शर्त कौन सी है? रावल के नियम का क्या करना चाहिए भाई? पालन करना चाहिए। रावल का नियम अभी आपको बताया था, PA समानुपाती XA और PB समानुपाती क्या बताया था? XB। ये क्या बताया था? PA बराबर P0A XA। ये क्या बताया था? PB बराबर P0B XB आपको बताया था। ठीक है भाई, और फिर भी आगे भी बताया था, P बराबर क्या होता है? P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है भाई, तो जो सभी ताप दाब की परिस्थितियों में रावल्ट के नियम का पालन करे वो विलयन कैसा होता है? आदर्श विलयन आपका होता है। कैसा विलयन होता है? आदर्श विलयन होता है। क्लियर? पहली शर्त। दूसरी देखिए, आप जब भी विलयन बनाते हैं, देखो विलयन कैसे बनाते हैं? अपन सब जानते हैं एक विलायक और एक क्या पदार्थ होता है? विलेय पदार्थ होता है। ठीक है, अपन लैब में भी क्या है? टाइट्रेशन करने के लिए सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना, तो जब आप विलयन बनाओ यानी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ को घोलो ना, तो उस समय आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य। दूसरी शर्त है विलयन बनाने पर आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? अगर शून्य है यानी डेल्टा V बराबर अगर 0 है तो आपका जो विलयन बनता है वो कैसा होता है? आदर्श विलयन। अब आपको इससे आयतन परिवर्तन कैसे? कि जैसे मान लीजिए मैं आपके 500 ml का विलयन बना रहा हूँ, मेरे पास 500 ml विलायक है और उसमें मान लीजिए मैं आपके 50 ml कोई दूसरा विलेय पदार्थ मिलाता हूँ, तो 500 तो मेरे पास विलायक है और 50 ml विलेय पदार्थ है। तो अब आपके हिसाब से दोनों का आयतन कितना होना चाहिए? 550 होना चाहिए। 550 होता है तो आपका आदर्श विलयन नहीं है। आयतन कितना ही रहना चाहिए? आयतन विलायक का 500 ml ही रहना चाहिए। आगे बात सुन रहे हैं, मैं आपको कहूं पानी के अंदर शाही मिलाते हो, क्या शाही मिलाने से पानी का भार बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा। आयतन क्या रहेगा? वही रहेगा। तो आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 रहना चाहिए। तो विलयन क्या है? आदर्श विलयन। तीसरी शर्त जो होती है आदर्श विलयन की बेटे, वो ये होती है कि आदर्श विलयन जब बनाते हैं तो उस समय एंथैल्पी परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? शून्य। डेल्टा H बराबर क्या है? 0 आपके होना चाहिए। यानी विलयन बनाते समय न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए और न ही ऊष्मा का क्या होना चाहिए? अवशोषण आपके होना चाहिए। तो आपका विलयन कैसा है? आदर्श विलयन आपका होता है। यानी जब भी विलयन बनाए पात्र गर्म नहीं होना चाहिए, हीट नहीं निकलनी चाहिए। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और चौथी शर्त जो आपको बता देता हूं वो ये है कि जैसे मान लो विलयन बनाते समय 2 अवयव A और B है। आगे बात सुनना, आपके 2 अवयव क्या है? A और B थे ना। इन A और B के मध्य जो पाए जाने वाले आकर्षण बल है ना, या जिन्हें संसर्जन बल कह सकते हैं, A व B के मध्य पाए जाने वाले संसर्जन A व B के मध्य होने वाले संसर्जन बलों के क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। A और B के मध्य का जो आकर्षण बल है वो A और B के संसर्जन बलों के क्या होना चाहिए? समान है। तो विलयन कैसा है? आदर्श है। अन्यथा विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन आपका होता है।
आगे भी बात समझ में है। तो ये आदर्श विलयन की 4 बातें हैं, वापस से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात क्या है, आदर्श विलयन वो होता है जो सभी ताप की परिस्थितियों पर रावल्ट के नियम का क्या करे, पालन करे। ठीक है भाई, ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने होते हैं। पहला, रावल्ट के नियम का पालन करें, ये 2 पॉइंट लिखे। दूसरा, आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा V क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीसरा, एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा H 0 और A B का जो संसर्जन बल है वो A B के संसर्जन बलों के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब सबसे बड़ी चीज जो बोर्ड ने सबसे ज्यादा पूछी है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछी हुई है, वो है इनके उदाहरण। जैसे आपको पूछ ले, आप ऐसा कौन सा विलयन है जो आदर्श विलयन है, ठीक है ना। तो मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ, आपके और भी लिखे हुए उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे आदर्श विलयन का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो बेंजीन प्लस टॉलुइन का है। किसका है, बेंजीन प्लस किसका है, आपके टॉलुइन का होता है। बेंजीन और टॉलुइन को मिलाकर जो विलयन बनाते हो तो वो विलयन कैसा रहेगा भाई, आदर्श विलयन रहेगा। और बताऊं आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, आदर्श विलयन आपके होता है। ठीक है, इसी तरह से और बताऊं क्या, 1-क्लोरोब्यूटेन, इसका 1-क्लोरोब्यूटेन और +1-ब्रोमोब्यूटेन का जो विलयन होता है वो भी कैसा होता है, आदर्श विलयन के अंदर होता है। 1-क्लोरोब्यूटेन और 1-ब्रोमोब्यूटेन का विलयन भी आदर्श विलयन होता है। इसी तरह से एथिलीन क्लोराइड और आपके एथिलीन ब्रोमाइड का विलयन भी आपको क्या मिलेगा, आदर्श विलयन। खूब उदाहरण आपके मिलते हैं, लिखे हुए मिल जाएंगे। बेंजीन प्लस टॉलुइन CCl4 प्लस SiCl4, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-ब्रोमोब्यूटेन, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन ब्रोमाइड इत्यादि के जो विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, आदर्श विलयन होते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा विलयन होता है, आदर्श विलयन आपके हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, आदर्श विलयन हो जाते हैं। अब बात आती है अनादर्श विलयन की। किसकी आती है, अनादर्श विलयन। सारा खेल उल्टा कर दो, सारा खेल क्या कर दीजिए आप लोग, उल्टा कर दीजिए। आप लोगों के साथ उल्टे का मतलब देखिए, अब मैं इतना समझाऊंगा नहीं। उल्टे का मतलब क्या करना है आपके, कि जो आप पॉजिटिव बात कह रहे थे वो सारी बात नेगेटिव में कहनी है। ठीक है, जैसे आपको बताऊं अनादर्श विलयन क्या चीज है, किसे कहते हैं अनादर्श विलयन। अब थोड़ा स्पीड से बताता हूँ, ये किसे कहते हैं अनादर्श विलयन, उल्टा कर दो भाई। वह विलयन जो सभी ताप की परिस्थितियों में रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। क्या कहा मैंने, जो सभी ताप की परिस्थितियों में रावल्ट के नियम का पालन आपके नहीं करता हो, एक बात। दूसरी बात, आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता। अब रावल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे इस समीकरण को, इस समीकरण को भी क्या बताया था, PA समानुपाती क्या बताया था, XA बताया था। तो अब इसको आप जैसे PA बराबर ये तो हो जाएगा P0 A और ये क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर अब आप यहाँ बराबर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे भाई, यहाँ पर बराबर आपके नहीं लगता, या आप पूरा डायरेक्ट समीकरण एक ही लिख दूं क्या। अभी आपने P बराबर क्या लिखा था, P0 A XA प्लस क्या लिखा था, P0 B XB लिखा था। अब ये बराबर लगाया ना, ये बराबर लगा के आपको बराबर नहीं होता। आगे बात समझना आपके, तो P बराबर नहीं लगा के क्या है, आप लोग लेस देन या कम या ज्यादा अपन लोग कह सकते हैं। P0 XA प्लस P0 XB आपके होता है। इसी तरह से आपके क्या बताया था भाई, आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता। ये आपका आयतन परिवर्तन नॉट इक्वल, ध्यान रखना, ये सिंबल किसका है, नॉट इक्वल। आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता, डेल्टा V नॉट इक्वल 0। आगे बात समझ में, यानी आयतन परिवर्तन 0 नहीं होगा, कम या ज्यादा होगा। इसी तरह से क्या है भी आपके, एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या नहीं होगा, 0 आपका नहीं होता है। डेल्टा H नॉट इक्वल 0। ठीक है भाई, ये 3 हो गए। और चौथा पॉइंट अभी आपको बताया था, A और B के मध्य पाए जाने वाले जो संसर्जन बल है वो AA और B के मध्य पाए जाने वाले संसर्जन बलों के समान नहीं होंगे।
उसमें समान होते हैं, इसमें नहीं, यानी सारे पॉइंट नेगेटिव में देना है। अनदर्स विलियन में सारे पॉइंट क्या करने हैं, नेगेटिव के अंदर आपको देने होते हैं। अब देखिए एक और बात है, ये जो अनदर्स विलियन है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है धनात्मक विचलन वाला, और एक कौन सा होता है, ऋणात्मक विचलन वाला। कौन सा होता है, धनात्मक, और दूसरा कौन सा मिलेगा, ऋणात्मक विचलन वाला। इन सब के दोनों के अलग अलग उदाहरणों की टेबल बनी हुई मिल जाएगी आपको। अब धनात्मक, मैंने क्या कहा, नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होने का मतलब या तो ज्यादा होते हैं, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। देखो धनात्मक विचलन में ये सारे मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होते, आयतन परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है, एंथैल्पी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो दो तरह का अनदर्स विचलन, एक तो धनात्मक विचलन वाला और एक क्या मिलता है, ऋणात्मक विचलन वाला मिलता है। और मैंने अभी ग्राफ में भी कहा था, जब ग्राफ बनाओगे ना, धनात्मक विचलन में क्या बनाओगे, ऊपर की साइड में, और ऋणात्मक विचलन में क्या बनता है, थोड़ा नीचे की साइड में ग्राफ आपके बनता है इस तरह से। ये अपन ने जो ग्राफ बनाया था ना, देखो ये ग्राफ बनाया था आपने, ये तो बिल्कुल इक्वल था। अब आपको जैसे ये धनात्मक विचलन के लिए बनाना है, तो धनात्मक विचलन में ये तीन लाइनें जो होगी ना, इनको क्या बनाना है, ये ऊपर की साइड में बनाना है। ये क्या बनानी है, इस तरह से आपके ऊपर की साइड बनानी है। और ऋणात्मक विचलन में क्या बनेगी, ये लाइनें आपको पीडीएफ के अंदर बनाया हुआ मिल जाएगा पूरा। ऋणात्मक विचलन में ये कैसे बनेगा, ये इस तरह से, ये नीचे की तरफ, समझ गए मेरी बात को, ये इस तरह से आपके नीचे की तरफ आपके लाइनें मिलेगी। यानी धनात्मक में पॉजिटिव और ऋणात्मक में क्या है, नेगेटिव आपके रहता है। और इन दोनों के आपको अलग अलग उदाहरणों की क्या मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होता है, आदर्श विलयन, और क्या होता है भाई, अनादर्श विलयन होता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। जैसे धनात्मक का मेथेनॉल, एथेनॉल वगैरह है आपके, ऋणात्मक का जैसे HCl जल है, HNO3 वगैरह जल वगैरह आपके होता है। क्लियर भाई। तो दो टॉपिक आज आपको पढ़ा दिए गए, कौन कौन से, एक तो पढ़ाया गया रावल्ट का नियम वाष्पशील और अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए, और एक क्या बताया गया, आदर्श विलयन, और क्या बताया गया भाई, अनादर्श विलयन बताया गया। ठीक है भाई। देखो ये छोटी डेरिवेशन है, उदाहरण वगैरह, इनको थोड़ा अच्छी तरह से आप लोग पढ़े। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना सुन लें आप लोग। देखिए कल भी एक डायरेक्टर सर, विनोद जी सर का आपके पास, आपने देखा होगा अपने ग्रुप में मैसेज आया था। इंग्लिश मीडियम के अंदर 19 बच्चे, हिंदी मीडियम के अंदर 19 बच्चे लगभग, तो सबकी फीस ड्यू है। ठीक है भाई। और ये विशेष हमारे पास निर्देश है कि आपको जो एक ड्यू डेट दे रखी है 20 तारीख तक आप अपनी फीस जमा कराएं, तो आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासें जारी रहेगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी। ठीक है भाई। इससे देखिए आपका बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है ना। तो आप अपनी समय पर जो भी फीस ड्यू है, आपको ये नहीं करना है छुट्टियों की फीस दीजिए, आपसे छुट्टियों की फीस कोई नहीं मांग रहा है अभी, आपसे तो ये कह रहे हैं सिर्फ जो ड्यू है वो तो कम से कम आप लोग अपनी जमा कराएं। ठीक है ना। अन्यथा फिर आगे ये ऑनलाइन क्लासेस चलाना संभव नहीं हो पाएगा। ये डायरेक्ट सर के हमारे पास भी निर्देश है, पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो बेटे आप जल्दी से जल्दी अपनी फीस जो भी ड्यू है, जो भी बकाया है, वो आप अपना जल्दी से जल्दी जमा कराएं। ठीक है। और जो आज की बातें पढ़ाई गई है उनको बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।